गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हमने बायोलॉजी की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था कोशिका। आज उसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो धीरे 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 करके क्या होता है, बड़ा हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो कोशिका है उसका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होने के पश्चात ही उसका क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, ठीक है। उसके अंग का निर्माण होता है, अंग बनते हैं, मसल्स बनती है। किसके द्वारा? जब कोशिका सेल्स का विभाजन होता है। जैसे कोशिका है, कोशिका कोशिका मिलकर क्या बनेंगे, उत्तक बन जाएंगे। उत्तक उत्तक मिलकर क्या बनेगा, अंग बनेगा। अंग अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र बल के एक जीव का निर्माण करते हैं। जिस जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे एक ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका पहले कोशिका में इसके जो अंदर हैं इनको बोलते हैं गुणसूत्र। ये क्या है, गुणसूत्र। ये सेम सेम गुणसूत्र से मिल जाते हैं, ठीक है। सेम सेम गुणसूत्र के मिलने के बाद एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होगी, फिर ये कोशिका आगे फिर दो कोशिका में डिवाइड होगी, ये कोशिका फिर आगे दो कोशिका में डिवाइड होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं ये कोशिका चार बराबर कोशिकाओं में डिवाइड होगी, ठीक है। आगे बढ़ते, कोशिका विभाजन क्यों जरूरी होता है? कोशिका विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास संभव है। बच्चे का विकास होना, उसके शरीर में वृद्धि होना, ये किसके द्वारा संभव है? कोशिका के विभाजन से। जैसे प्रजनन होना, किसी बच्चे का जन्म होना, तो वो भी कब पॉसिबल है, जो कोशिका का विभाजन होगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा था। विर्चाउ एक वैज्ञानिक रहे। उन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में, जो विभाजन होता है उसके बारे में देखा था। इस वैज्ञानिक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। जो कोशिकाएं पहले से मौजूद है शरीर के अंदर, उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई बड़ा है, फॉर एग्जांपल उसके टांग पर चोट लग जाती है, ठीक है, घुटने पर चोट लग जाती है। जहाँ पर उसकी चोट लगी वहाँ पर जो नई कोशिका बनेगी वो सेम ऐसी ही कोशिका बनेगी जैसे पहले से ही मौजूद थी। वो कोशिका डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होकर सेम वैसी कोशिका का निर्माण कर कर ही उस चोट को कवर कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर उंगली निकल आएगी, उंगली जैसी कोशिका को डिवाइड हो जाएगी। जैसी पहली कोशिका थी सेम वैसी कोशिका डिवाइड होकर उस चोट को कवर कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे एक कोशिका ये है, उसकी क्या बनी, दो कोशिका बनी। जो पहली वाली कोशिका उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मातृक कोशिका। क्या बोलेंगे? मातृक कोशिका, या बोल दे मदर कोशिका। क्योंकि जो जन्म, जैसे माता है, माता जन्म देती है, उसने अपने से बच्चे को जन्म दिया, तो माता जन्म देती है। तो जो जन्म जिस इस कोशिका ने आगे दो कोशिका को डिवाइड किया, तो उसको इस पहली वाली क्या बोलेंगे, मदर कोशिका। इसने आगे दो कोशिका बनाए, इनको क्या बोल देते हैं, संतित कोशिका या पुत्री कोशिका, या बोल देते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, पुत्र सेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पुत्र आगे कोशिका को जन्म नहीं देता, एक डॉटर कोशिका, संतित कोशिका ही आगे दूसरी कोशिका को जन्म देगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संतित कोशिका। जो शुरू वाली कोशिका है जो डिवाइड होती है उसको बोलते हैं मातृ कोशिका, जो आगे दो डिवाइड होकर बनती है उसको बोलते हैं संतित कोशिकाएं, ठीक है। कोशिका विभाजन तीन प्रकार कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। पहले जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। दूसरा जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तीसरा जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। पहले असूत्री विभाजन किस में होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में। दूसरा समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिकाय कोशिकाएं में। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाएं क्या होती है, दो होती है,
शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु मेल में होता है और अंडाणु फीमेल में होता है। ठीक है, ऐसे इसको आगे पढ़ते हैं। ये तीनों टाइप हैं। अब इसको यहाँ पर हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, थोड़ी विद डायग्राम के साथ। ठीक है, पहले है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो होता है, यह विभाजन जीवाणु, नील हरिस्वेल, येस्ट, अमीबा और प्रोटोजो जैसी अविकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, डायग्राम देखो। इसमें बेसिकली होता क्या है, डायग्राम से पहले आपको थोड़ी नीचे ये बताऊंगा पहले मैं। अतः इसमें होता क्या है, जैसे एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में ये क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, केंद्रक पहले केंद्र की लंबाई बढ़ती है। केंद्र की लंबाई बढ़ी क्योंकि इस कोशिका में, इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होकर एक कोशिका के अंदर ही दो दो क्या बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। दो केंद्रक बनने के बाद फिर उसकी जो कोशिका द्रव्य है, जैसे ये यहाँ पर है, दो केंद्रक बन गए। अब जो इसका बाहरी का टोटल का आवरण है, केंद्रक बनने के बाद इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, फिर बाद में ये अलग अलग दो सेल्स बन जाएंगे। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनका विभाजन नहीं होता। देखो, अतः इसमें गुणसूत्रों के विभेदन एवं तर्को तंतुओं के निर्माण के बिना ही, इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तर्को तंतुओं का निर्माण नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, तर्को तंतुओं का कोई निर्माण नहीं होता है, गुणसूत्रों का कोई विभेदन नहीं होता। उनके बिना ही केंद्रक पहले लंबा हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या लंबा, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, किसके लिए, टूटने के लिए लंबा हो जाता है। फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है। यहाँ लंबा हुआ, यहाँ विभाजित होकर अलग अलग दो में टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। वो प्रत्येक भाग में एक संतित केंद्रिका को विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग दो कोशिकाएं बन गई। ठीक है, इसके बाद इस वाले विभाजन में केंद्रक का विभाजन होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब आ जाओ, ये पढ़ाया जाता है लेकिन पेपर की दृष्टि से बाद की ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सेकंड टाइप पे आते हैं। यह समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक, एक जर्मन का वैज्ञानिक था, उसका नाम है वाल्थेर फ्लेमिंग। वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। एक वैज्ञानिक था वाल्थेर फ्लेमिंग ने, जर्मन का था ये, उसने देखा था समसूत्री विभाजन क्या है, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। उन्होंने 1853 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिका कोशिका में होती है। कायिका कोशिका जिसमें किसमें पाई जाती है, व्यक्ति में, एक ह्यूमन में। देखो, समसूत्री विभाजन का कार्य क्या होता है, अब यहाँ पर समझ में आएगा। समसूत्री विभाजन का कार्य क्या होता है, यह घाव भरने का कार्य करता है। यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मातृ कोशिकाओं से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्या होता है, इसमें एक मातृ कोशिकाओं से, यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते हैं, मातृ कोशिकाओं से दो पुत्री कोशिकाओं का, दो डॉटर सेल का, यहाँ पर दो डॉटर सेल का क्या हो गया, निर्माण हो जाता है। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा समझ में आ जाएगा। प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में, ये वाला जो पुत्री कोशिका, प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, जो गुणसूत्र की संख्या लिखी हुई, इनको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 46। गुणसूत्रों की संख्या, ये क्या है, मदर सेल, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है।
और जो डॉटर सेल है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो क्या है, मदर कोशिका और डॉटर कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सम्मिश्र समान सूत्री मिश्र। जो समान सूत्री विभाजन के होते हैं, जो विभाजन होगा वहाँ पर भी उतने ही गुणसूत्र पाए जाएंगे जितने मदर कोशिका में गुणसूत्र पाए गए हैं। मदर कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो ये विभाजन हुआ ये दो अवस्थाओं में होता है। समसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहली अवस्था क्या बोल देते हैं, अंतरावस्था। क्या बोल देते हैं, अंतरावस्था। दूसरी अवस्था क्या बोलते हैं, सूत्री अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था तो ये जो विभाजन हो रहा है, ये विभाजन 90% पहली अवस्था में पूरा हो जाता है। कोशिका विभाजन की तैयारी, कोशिका विभाजन की जो तैयारी हुई, जो इससे ये बना है, इसकी जो पहली स्टेज है उसको बोल देते हैं अंतरावस्था। 90% इसकी तैयारी वहीं पर हो जाती है। कोशिका विभाजन की तैयारी किस में होती है, अंतरावस्था में, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, सबसे बड़ी अवस्था है क्योंकि 90% टाइम इसी में लग गया। जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर तो एक दिन होना है, लेकिन सबसे 90% टाइम कहाँ पेपर दोगे आप, कितने, 2 घंटे, और तैयारी कर रहे हो आप 1 साल से, तो ज़्यादा टाइम कहाँ में लग गया, पहले उसकी तैयारी करने में। एग्ज़ाम की तैयारी करने में क्या है, ज़्यादा टाइम लग गया। एग्ज़ाम क्या होगा, 2 घंटे में। विभाजन कहाँ होगा, आएगा यहाँ पर, सूत्रीय अवस्था में इसका विभाजन होगा। ये विभाजन भी क्या होगा, अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं, केंद्रक। पहले में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन, बाद में क्या होगा, कोशिका का पूरा विभाजन। पहले केंद्रीय का विभाजन, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहले केंद्रिका का विभाजन हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, कोशिका विभाजन हो गया। इसमें केंद्र विभाजन में भी क्या है, 4 स्टेज हैं। जो केंद्र का विभाजन होगा उसके अंदर केंद्र जो है, कोशिका के अंदर जो केंद्र है वो पहले क्या होगा, उसमें 4 स्टेज में उसका विभाजन होगा। पहले को बोल देते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोल देते हैं मेटाफेज, तीसरे को बोल देते हैं एनाफेज, चौथे को बोल देते हैं टेलोफेज। केंद्रक विभाजन के लिए 4 स्टेज जरूरी है, इनको हम आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, कोशिका विभाजन हो गया। यहाँ पर आ जाओ, अभी क्या है, केंद्र का विभाजन। केंद्र का विभाजन देखो, ये कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक कोशिका है। इस कोशिका में क्या है, इस कोशिका पहले जो केंद्र का क्या विभाजन हो गया, 2 कोशिका में आएगा। ठीक है, इस एक ही कोशिका में क्या हो, 2 केंद्र का निर्माण हो गया। अब इस पूरे जो कोशिका है इसका विभाजन हो गया अलग अलग। जो दो दो केंद्र थे वे अलग अलग कोशिका में हो गए, 2 कोशिकाओं में विभाजन। ये मदर सेल थी, ये क्या होगी, डॉटर सेल होगी। जो केंद्र का विभाजन हुआ ये 4 स्टेज में हुआ। केंद्र का विभाजन 4 चरणों में होगा। पहले क्या बोल देते हैं, प्रोफेज, जो मैंने अभी पीछे बताया वो मैंने सेम यहाँ लिखा है। पहले बोल देते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोल देता है मेटाफेज। कभी कभी क्या होता है, सेम का सेम ऐसे हिंदी में लिखा आ जाता है, इसका वैसा हिंदी में दूसरा नाम भी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, इनको एक एक करके अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें पहले वाला आएगा, जो पहला है प्रोफेज, इसको क्या बोल देते हैं, पूर्वावस्था। क्या बोल देते हैं इसको, पूर्वावस्था। ठीक है, कोशिका की वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इस वाली अवस्था में ही कोशिका की वास्तविक विभाजन की अवस्था क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पूछ लेता है कि कोशिका की वास्तविक अवस्था की शुरुआत, वास्तविक विभाजन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो आप बताओगे पूर्वावस्था में। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। ये वाली स्टेज है वो पूर्वावस्था, जिसका डायग्राम है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो ये क्वेश्चन, ये क्या है, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम इंग्लिश में। क्रोमोसोम क्या होते हैं, झुंड में दिखाई देते हैं, उलझे हुए रहते हैं, झुंड में दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रोमोसोम झुंड में कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा, जब झुंड में होते तो गिना नहीं जा सकता। इसमें तारिकाएं दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगती है। तारिकाएं ये होती है, ठीक है, ये क्या है, ध्रुवों की ओर, पोल की साइड इधर
और इधर जाने की कोशिश करती है, जाने लगती है। ठीक है, हर स्टेज का एक डायग्राम है, उसको हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। पहली स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होगी। इसके बाद है मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था का आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मध्यावस्था का डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, साथ साथ इसमें बताता रहूँगा कैसे कैसे को डायग्राम भी दिखाते रहेंगे। इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है। जो क्रोमोसोम था सेल्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम थे, सेल के क्या हो गए, मध्य में आ गए। सेल के क्या है, मध्य में आ गए, और एक लाइन में मध्य में हो गए एक, और एक लाइन में आ गए। यहाँ पर क्या लिखा, इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। यहाँ पर क्या आता है, क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारकाएं दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है। इससे पहली अवस्था में जो तारकाएं थी वो ध्रुवों की ओर जाने की ओर प्रयास करती है। इसमें क्या होता है, ध्रुवों पर पहुंच जाता है। तारकाएं कौन सी होती है, ये वाली। ये क्या है, यहाँ पर ध्रुवों पर आएगी, दोनों पोल्स पर तारकाएं आ गई। ठीक है, तथा तारकाएं से तरकुतंतु निकल आते हैं। जो हमारी तारकाएं थी, जो हमारी क्या है, ये तारकाएं हैं, इनसे तरकुतंतु, ये वाली जो लाइनें हैं, ये डैश डैश में, ये क्या है, तरकुतंतु। ये क्या है, तरकुतंतु निकल जाते, तारकाएं से ही तरकुतंतु निकलते हैं, तरकुतंतु निकल जाते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज को क्या बोल देते हैं, पश्चुआ अवस्था। इसको बोलते हैं पश्चुआ अवस्था। तरकुतंतु गुणसूत्र को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। जो तरकुतंतु हैं, ये वाले जो तरकुतंतु हैं, ये वाले तरकुतंतु, ये जो गुणसूत्र हैं, इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे ये वाले हैं, यहाँ पर ये जो तारिकाएं हैं, ये तरकुतंतु ये मिले हुए यहाँ पर गुणसूत्र, ऊपर वाले को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, नीचे वाले को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। फिर इस वाली स्टेज में ये पे क्या हो जाता है, अपनी ओर ये जो तारिकाएं हैं, ये इसको अपनी ओर खींच लेता है। तरकुतंतु गुणसूत्र को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ये अवस्था जल्दी ही पूरी हो जाती है। इसको बस इसको खींचना होता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है, पूछ लेता है कि तरकुतंतु किस अवस्था में गुणसूत्र को अपनी ओर खींचता है। तो कौन सी अवस्था में खींचता है, पाश्चय अवस्था में। इसके बाद है चौथी जो स्टेज है हमारी, वो है अंत्य अवस्था। कौन सी स्टेज है, अंत्य अवस्था। इसमें होता क्या है, अंत्यावस्था, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों को एकत्र हो जाते हैं। जो हमारे गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं। जो गुणसूत्र थे हमारे, ये वाले गुणसूत्र थे, ये पर कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुव कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले स्टेज में चले जाते हैं। वहाँ पर खींचने की कोशिश करता है, यहाँ पर क्या होता है, ये चले जाते हैं इधर की ओर, पोल की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जो गुणसूत्र हैं इसमें, जो पोल की साइड चले गए हैं, उनके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। जैसे केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है तो समझ जाना कि एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होने जा रही है। एक कोशिका के अंदर क्या हो गया, दो केंद्रक का निर्माण हो गया। जैसे केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया गुणसूत्रों के चारों तरफ, तो उसके अंदर दो केंद्रक का निर्माण हो गया। ये दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये, दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ये लास्ट स्टेज है कोशिका का विभाजन। इसमें क्या होता है,
यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। क्या है? सबसे अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका द्रव दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो हमारी क्या है? कोशिका है। कोशिका द्रव जो है हमारा, वहाँ पर इससे पहले अवस्था में क्या था? कोशिका झिल्ली का निर्माण हो गया था, केंद्र का निर्माण हो गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या? कोशिका द्रव के दो भागों में विभाजित होगा। जैसे ही कोशिका द्रव दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव अलग अलग होगी, तो जैसे अलग हुई तो एक कोशिका इधर पर, एक कोशिका इधर पर, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसके बाद है सबसे तीसरा, थर्ड इसका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री आधा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर कितने गुणसूत्र होंगे? 46। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने होंगे? 46 46, क्योंकि क्या है? समसूत्री विभाजन है, समान, जितने यहाँ पर इतने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब क्या था? आधे हो जाना। यहाँ पर क्या है? 46 है, जैसे डिवाइड होंगे तो कितने बनेंगे? 23। आगे अगर डिवाइड हो गए, यहाँ पर क्या बनेगा? 23 23 बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा वाला लगता है? यहाँ पर लगता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसको भी आगे बताएंगे अभी। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी। किसने की थी? विजमैन ने की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्ग ने 1882, यहाँ पर 1882 है, 1882 में किया था। ठीक है, डायग्राम में देखो क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। इसको क्या बोलते थे? अर्धसूत्री विभाजन, जिसका यहाँ 46 है, यहाँ पर 23 23 है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था प्रजनन के टाइम पर। ठीक है, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिका में होता है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। जो यहाँ पर ये क्या है? यह मातृ कोशिका, ये क्या है? पुत्री कोशिका। इससे ये क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये लाइन यहाँ पर बताई गई है। इसमें विभाजन की क्रिया दो बार होती है। विभाजन की क्रिया क्या होती है? दो बार होती है, जिसके फलस्वरूप चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो बार होती है, एक बार यहाँ पर फर्स्ट, एक यहाँ पर सेकंड। क्या क्या? जिसके फलस्वरूप चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक से कितनी बन गई? चार। एक दो तीन चार, कितनी बन गई? चार कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये चार तीनों 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 हमारी जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पहली कौन सी स्टेज है हमारी? पूर्वावस्था, जो मैंने आपको बता दी। ये वाली पूर्वावस्था देखो, ये वाली डायग्राम में थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्वावस्था में क्या हुआ? ये जो हमारा तारिकाएं हैं, ये ध्रुव की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था में क्या होती है? ये तारिकाएं क्या होती हैं? ध्रुव पोल पर, हाँ ध्रुव, यहाँ पर क्या है? ध्रुव पोल पर पहुंच जाती है। और जो हमारे गुणसूत्र हैं ये एक लाइन में हो जाते हैं और तरकु तंतु तारिकाएं से निकल जाते हैं। इस अगली स्टेज में क्या करते हैं? जो ये तारिकाएं हैं, इन गुणसूत्रों को ऊपर वाले को ऊपर खींच लेते हैं, नीचे वाले को नीचे। इनको अपनी किसकी ओर? पोल की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, इनको खींच लेते हैं। किसमें? पाश्चावस्था में। ये मध्यावस्था, मध्यस्थ इसलिए बना, इसमें गुणसूत्र क्या आते हैं? मध्य में आते हैं। यहाँ पर गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, यहाँ पर गुणसूत्रों को नहीं गिना जा सकता। तीसरी स्टेज, ठीक है, ये हो गया। अब चौथी स्टेज में क्या हो जाता है? जो ये गुणसूत्र गए, ऊपर गए, इनके चारों तरफ क्या? कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये गुणसूत्र के कोशिका झिल्ली का निर्माण होते ही एक कोशिका के अंदर दो केंद्र का निर्माण हो जाता है, जो हमने यहाँ पर बोला था। यहाँ तक का काम हुआ हो। ठीक है, दो झिल्ली का, दो केंद्र का निर्माण हो गया। उसके बाद फिर ये कोशिका आगे डिवाइड होती है। जो लास्ट वाली स्टेज है, जो इसके बाद ये स्टेज है, ये हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद ये बनेगी। ठीक है,
इसके बाद ये हमारी मध्यावस्था, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके बाद ये अवस्था ये होगी। इसके बाद है ये कोशिका विभाजन। ठीक है, तीनों अवस्थाएं हमारी क्या होगी, पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, लेकिन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं। और ठीक है, जो दो हैं लास्ट के दो, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। यह विभाजन समसूत्री कायिका कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। यह विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका निर्माण होता है। जैसे मैंने पीछे दिखाया 46 है तो आगे क्या 46 है, तो यहाँ 46 है तो यहाँ भी 46 आएगा। देखो इसमें इसमें कितना बड़ा प्रोसीजर है, तो उसमें क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा, जो मैंने ऊपर बताया अधिक समय लगेगा। ठीक है, इसी क्योंकि इसमें चार कोशिकाओं का इसमें क्या है, चार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, संतत कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। सेम जैसे गुणसूत्र यहाँ पर है, सेम ऐसे गुणसूत्र यहाँ पर है, तो ठीक है, इसमें क्या विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, विविधता का मतलब होता है यहाँ पर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुण जाते वो यहाँ पर नहीं जाते। जो सेकंड वाली स्टेज है इसमें जाते हैं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम जनन कोशिका के लिए किया जाता है। ठीक है, संतत कोशिका में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होना है, उसमें कुछ गुण मदर के पाए जाते हैं और कुछ गुण फादर के पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो उसको बोलते हैं कि यह जनन कोशिका में होता है। ठीक है, इसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, इन गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। आदान प्रदान मतलब माता पिता के आनुवंशिक गुण, इसमें तो आनुवंशिक गुणों का कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए ठीक है, अब ये इधर इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसको क्रॉसिंग ओवर भी बोलते, पूछ लेता है किसमें क्रॉसिंग ओवर होता है या आदान प्रदान होता है, तो आप क्या बताओगे, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में है। ठीक है, इससे थोड़ा हमें हेल्प मिल जाती है, समझ जाते हैं हमने क्या पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन किस में आया, सीजीएल 2022 में आया। शरीर में लगी चोट मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी के शरीर में चोट लग जाती है तो वहाँ किस टाइप का विभाजन होता है, वहाँ पर होता है समसूत्री विभाजन। जैसी पहली कोशिका वैसी कोशिका बननी चाहिए वो, क्योंकि सेम का सेम बनेगी, मतलब 46 हैं, 46 ही गुणसूत्र बनने चाहिए। टांग पर चोट लगी है तो टांग पे जैसे गुणसूत्र थे वैसे ही वहाँ पर होने चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, ठीक है, जब सेम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, केवल समसूत्री विभाजन ही पॉसिबल होगा। इसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिका में होता है, अभी बताया कुछ टाइम पहले ही। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का नाम आते ही समझ जाना 46 हैं, 46 ये आगे जो सेल बनेगा उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। जैसे सेम पहले थी कोशिका सेम वैसी कोशिका बनेगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ गुणसूत्रों की संख्या में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, आधी होती है, चार गुनी होती है, दुगुनी होती है, बराबर होती है, जब समसूत्री विभाजन के बारे में बात चल रही। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्र कोशिका का निर्माण होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन करा दिया हमने,
तो मातृ कोशिका में पुत्री कोशिका से कितना होगा, उससे उसका कितनी कोशिका होंगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। देखो ये जो पीछे लिखा गया, इससे ये क्या है, मातृ कोशिका, ये क्या है, पुत्री कोशिका। कितनी कोशिका, 1 2 3 4, 4 कोशिका का निर्माण हुआ है। तो कितनी कोशिका का निर्माण होगा, 4 कोशिका का निर्माण होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से, कौन सी करवा रहे, समसूत्री, मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4। कितने होगा, 2 का, 2 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 90% समय लेता है। किसमें 90% का समय लेता है, आपको बताया गया कि 90% का समय किसमें लेता है, ये वाला अंतरावस्था में। अंतरावस्था में कितना समय लेता है, 90। जब कोशिका का विभाजन होता है तो 90% का समय इसी में ही ले लेता है, जो मैंने एग्जाम वाला एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, कौन सी अवस्था में टाइम लग जाता है, अंतरावस्था में 90% का समय लग जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं, किसके दौरान अलग होते हैं, एनाफेज के दौरान। किसके दौरान अलग होते हैं, एनाफेज के दौरान गुणसूत्र अलग होते हैं। देखो ये वाली स्टेज है वो एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, गुणसूत्र अलग होते हैं। जैसे ये इधर, जैसे इसको ये ऊपर खींच लेता है, ठीक है, इसके होते ही क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र अलग हुए। इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींच लिया, ये नीचे आ गया, तो क्या हुई, गुणसूत्र अलग अलग हुए। किसमें हुए, पाश्चावस्था में, या उसको बोल देते हैं एनाफेज। ठीक है, इसके बाद है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कौन सी है, ये वाली आदान प्रदान वाली। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, पैक्टिन। क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है, पैक्टिन के दौरान होता है। ठीक है, एक पैकेट बन जाते हैं। ठीक है, कुछ गुणसूत्र मदर के, कुछ गुणसूत्र फादर के, तो क्या पैकेट बन के क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है कि कुछ गुण मदर फादर के आगे आने वाली जनरेशन बच्चों में जाना क्या होगा, पैकेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेटिन, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है। सिनेप्सिस कब होता है, जायगोटन में। किस में होता है, जायगोटन में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारी कोशिका वाला जो चैप्टर है उसकी 2 वीडियो में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, हम ऐसी साइंस की, बायोलॉजी की सभी टॉपिक को अपनी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब लेक्चर अच्छे हैं। आने वाले टाइम 2024 में रेलवे काफ़ी वैकेंसी आएंगी, उस सब में रेलवे के ज़्यादा को साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की सबकी सीरीज शुरू की जाएगी। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ओके बाय।